हेलो स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक हमारा जो आज हमने डिस्कस करना है वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी ओलिगोपली मार्केट में ही हमने स्टडी करनी है। ओलिगोपली के जैसे हमने मॉडल किए थे ना, नॉन क्लूसिव ओलिगोपली मॉडल थे, क्लूसिव ओलिगोपली मॉडल थे। अब उसके बाद और प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने जो नई रिसर्च हुई ओलिगोपली मार्केट में उसी का कंक्लूजन, उसी का रिजल्ट है गेम थ्योरी। इसमें ओलिगोपली मार्केट की अप्रोच को, उसको स्टडी करने की अप्रोच को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया गया है। तो गेम थ्योरी की हेल्प से हमने ओलिगोपली के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले मैं गेम का मीनिंग बताता हूँ। गेम वो सिचुएशन होती है जिसमें ईच प्लेयर जो है, यानी कि अगर इकोनॉमिक्स में इसको देखें मार्केट में, तो पार्टिसिपेंट्स मेक स्ट्रेटजिक डिसीजंस, दैट इज दे टेक इनटू अकाउंट ईच अदर्स, ये ईच अदर्स है, ईच अदर्स एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज। जैसे होता है ना चेस की गेम में, होता है ना चेस में दोनों प्लेयर्स, एक प्लेयर, हर प्लेयर ये सोचता है कि मैं अगर ये मूव चलता हूँ तो मेरा ओपोनेंट इस मूव का ये रिएक्शन दे सकता है। तो हर प्लेयर अपना मूव चलने से पहले दूसरे प्लेयर का भी रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्टेड होगा उसको वो सोच के चलता है। ठीक है। तो स्ट्रेटजी, अगला कंसेप्ट इसमें है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? इज ए रूल और प्लान ऑफ एक्शंस फॉर प्लेइंग द गेम। ठीक है बेटा। स्ट्रेटजी क्या होती है? जैसे चेस में स्ट्रेटजी बनाते हैं ना सारे, कि एक रूल है या प्लान ऑफ एक्शंस है कि उस चेस को खेलने के लिए, ऐसे ही ओलिगोपली मार्केट में भी फर्म्स अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं। और वो स्ट्रेटजी उसके लिए ऑप्टिमम यानी कि ऑप्टिमल ऑप्टिमल हो सकती है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो होती है जो उसके गेन्स को, यानी कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स यानी कि गेन्स को मैक्सिमाइज करे, वो स्ट्रेटजी उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। अब गेम थ्योरी को, ये तो मैंने आपको तीनों समझाए थे गेम के मेनली जो टर्म्स हैं कि गेम क्या है। गेम वो होती है जिसमें हर प्लेयर स्ट्रेटजिक डिसीजन लेता है। स्ट्रेटजी क्या होती है? एक्शन और रूल, प्लान ऑफ एक्शंस जो कि गेम खेलने के लिए वो करते हैं। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो है जो उसके गेम्स को मैक्सिमाइज करती है। अब इस गेम थ्योरी को ओलिगोपली मार्केट पे अप्लाई किया जाता है। ये गेम थ्योरी इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि ओलिगोपली मार्केट में हर फर्म स्ट्रेटजिकली सोचती है, स्ट्रेटजिकली बिहेव करती है। मतलब वो इट टेक्स स्ट्रेटजिक डिसीजंस। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि हर फर्म जब भी अपने डिसीजन लेने होते हैं उन्होंने, रिगार्डिंग प्राइस क्या फिक्स करें, कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करें, कितनी एडवर्टाइजमेंट करें या ना करें, तो ये देख फिक्स करते वक्त, अपने डिसीजन लिखते वक्त वो अपने राइवल्स के एक्शंस और रिएक्शंस को भी माइंड में रखती है कि अगर उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट करी या ना करी तो उनके राइवल क्या क्या रिएक्शन होगा। तो ये राइवल के रिएक्शन को देखना, जैसे चेस की गेम में हर मूव करते वक्त प्लेयर दूसरे प्लेयर के एक्शन, उसकी जो मूव है, पोटेंशियल मूव्स है कि वो दूसरा प्लेयर क्या क्या रिएक्शन दे सकता है, सारा सोचता है। ऐसे ही ओलिगोपली मार्केट में भी हर फर्म स्ट्रेटजिकली सोचती है इस चीज़ को। फिर उसके बाद डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? हर फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है कि जो उसके लिए ऑप्टिमम है, ऑप्टिमल है, बेस्ट है, नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज, कि जो ओपोनेंट जो मर्जी करे उसका कोई फ़र्क नहीं है, वो स्ट्रेटजी उसके लिए ऑप्टिमल है। इसको हम एक टेबल से शो करते हैं हम। ये टेबल क्या है? दो फर्म्स हैं बेटा, ध्यान से देखना इस टेबल को। फर्म ए और फर्म बी, उनके सामने दो स्ट्रेटजीज हैं। फर्म बी के लिए भी एक एडवर्टाइज करे या एडवर्टाइज ना करे। फर्म ए के लिए भी दो स्ट्रेटजी हैं कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करे या एडवर्टाइजमेंट ना करे। और इन दोनों केसेस में ये उनके एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स हैं। एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स हैं ये दोनों। ये ए के हैं, ये बी के हैं। ये ए के कब हैं और बी के कब हैं? जब ए भी एडवर्टाइज करे और बी भी एडवर्टाइज करे। तो ए के गेन है 10 और बी के गेन है 5। और ये अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करे और बी ना करे तो ए के गेन है
ए के गेन है 15 और बी को कोई गेन नहीं है। दूसरी तरफ ये वाली सिचुएशन क्या है, जब बी एडवर्टाइज करे और ए ना करे तो ए के गेन है 6, बी के हैं 8। अगर दोनों ही एडवर्टाइज ना करें तो ए के गेन है 10 और बी के गेन है 2। तो देखिए, अगर अब ए के लिए देखें, ए के लिए एडवर्टाइजमेंट करने से गेन है 10 और 15, एडवर्टाइजमेंट ना करने से गेन है 6 और 10, यानी कि गेन कम हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट ना करें। तो इसलिए ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है कि इट विल एडवर्टाइज नो मैटर बी करता है या नहीं करता। ए के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी है टू एडवर्टाइज, क्योंकि एडवर्टाइज करने से उसके गेन है 10 और 15 और ना करने से गेन 10 के 6 और 15 के 10, यानी कि एडवर्टाइजमेंट ना करने से गेन आ जाते हैं 6 और 10। इसलिए बी के लिए ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, सॉरी ए के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। अब बी का केस देखते हैं। बी के लिए भी दो स्ट्रेटजीज हैं, टू एडवर्टाइज एंड टू नॉट टू एडवर्टाइज। एडवर्टाइज करने पर बी के गेन है 5 और 8, ना करने से हैं 0 और 2। तो बी के लिए भी एडवर्टाइज करना ही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है, ना करना बी के लिए भी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए इज टू एडवर्टाइज एंड बी के लिए भी टू एडवर्टाइज। तो दोनों ही एडवर्टाइज करेंगे और यहाँ पर दोनों के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आ रही है टू एडवर्टाइज। तो ये इक्विलिब्रियम भी है डोमिनेंट स्ट्रेटजी का। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कब आता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में, व्हेन आउटकम ऑफ ए गेम इन विच ईच फर्म इज डूइंग द बेस्ट इट कैन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर इज डूइंग। ठीक है, हर फर्म अपना बेस्ट करती है जो वो कर सकती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कंपटीटर क्या कर रहा है। जैसे इसमें हर फर्म, ये ए फर्म कहेगी मैंने तो एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी है, चाहे बी करे चाहे ना करे। बी भी यही कह रही है कि मैंने तो एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी है, चाहे ए करे चाहे ना करे, मैंने तो एडवर्टाइजमेंट करनी है। राइट, तो ये इक्विलिब्रियम इन डोमिनेंट स्ट्रेटजी आ गया। बट हर गेम में डोमिनेंट स्ट्रेटजी हर प्लेयर की हो ये ज़रूरी नहीं है, बट नॉट एवरी गेम हैज़ ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर। ठीक है, यहाँ तो दोनों प्लेयर की डोमिनेंट स्ट्रेटजी आ गई थी। ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या आ गई थी, टू एडवर्टाइज। बी की भी आ गई टू एडवर्टाइज, कि चाहे ए दूसरा करे ना करे, ए भी कहता है मैंने भी करनी है एडवर्टाइजमेंट, तो बी भी कहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए हम इसी टेबल को ना बच्चे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई किस ढंग से करते हैं कि हमने इसी टेबल को एडवर्टाइज, सिर्फ ये वाली टर्म चेंज करी है हमने, बाकी ऊपर वाला टेबल सेम है। अब ए के लिए देखिए, एडवर्टाइज करने पर गेन है 10 और 15, एडवर्टाइजमेंट ना करने पर गेन है 6 और 20। तो ये हमारे 20 हो जाते हैं एडवर्टाइज। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर ए एडवर्टाइज करता है और बी ने भी एडवर्टाइजमेंट कर दी तो ए के गेन है 10। अगर ए ने एडवर्टाइजमेंट की बी ने नहीं की तो ए के गेन है 15। ठीक है, अगर ए ने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया बी ने कर दिया तो ए के गेन है 6। अगर दोनों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया तो ए के गेन है 20। यानी कि यहाँ पर ए जो है वो कन्फ्यूजन में है। ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बी एडवर्टाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लीजिए मान लीजिए कि जो बी है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला कॉलम हम हटा देते हैं, दूसरे वाला कॉलम इसको नहीं देखना। तो बी ने एडवर्टाइजमेंट किया तो ए के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, टू एडवर्टाइज, क्योंकि ना एडवर्टाइज करने से उसके गेन कम हो जाते हैं। तो अगर बी ने एडवर्टाइज किया तो ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है टू एडवर्टाइज। पर अगर बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी नो टू एडवर्टाइज। यहाँ पर उसके गेन ज़्यादा है। इस कॉलम में ए के गेन यहाँ ज़्यादा है, इस कॉलम में ए के गेन यहाँ ज़्यादा है। राइट, तो यहाँ पर ए की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं निकल रही। यहाँ पर ए कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करता है या नहीं करता,
ए एडवर्टाइजमेंट करता है या नहीं करता, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बी ने क्या किया। अगर बी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो ए भी एडवर्टाइजमेंट करेगा। अगर बी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा तो ए भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, यानी कि ए की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं निकल रही, बट बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकल रही है। बी की एडवर्टाइजमेंट करने पर प्रॉफिट्स हैं 5 और 8, ना करने पर 0 और 2। तो ए की नहीं निकली, बट बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है टू एडवर्टाइज। क्लियर? देन नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या है? नैश इक्विलिब्रियम इज ए सेट ऑफ स्ट्रेटजीज such that each player is doing the best it can given the actions of the opponent। ठीक है, जैसे यहां पर था ना, ए अपना बेस्ट कैसे करता है, बी की पोजीशन देखकर कि बी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि या बी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तो ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, given the actions of the opponent because each player has no incentive to deviate from it। और ये जो नैश स्ट्रेटजीज होती है ना, वो स्टेबल है। ये जो सेम टेबल मैंने यहाँ पर भी बनाया है, और ये नैश इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम क्या है? इज दैट बोथ द फर्म्स विल एडवर्टाइज गिवन द डिसीजन ऑफ इट्स राइवल। राइट, तो ये आ गया हमारा, क्योंकि देखो ना, बी ने तो एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी है, बी ने तो इस सिचुएशन में नहीं आना, यानी कि ये वाली लाइन पूरी हम भूल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ए के लिए बेस्ट क्या है? एडवर्टाइज करना। तो यही नैश इक्विलिब्रियम निकलता है कि बोथ द फर्म्स विल एडवर्टाइज। और यहाँ पर ए का डिसीजन किस बात पे डिपेंड करता है? बी के डिसीजन से अफेक्ट हुआ है। क्लियर बच्चों? ये बात क्लियर होगी ना बच्चे? यहाँ पर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ, जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी थी और जो नैश इक्विलिब्रियम था। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या थी? जो सबसे पहला हमने टेबल किया था ना, कि आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन नो मैटर वट यू डू, एंड यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन नो मैटर वट आई डू, कि दूसरा क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी। पर नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फर्म, जैसे इससे ऊपर पहले वाले टेबल में आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन गिवन व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है ना, जैसे ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या थी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बी ने क्या किया। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन गिवन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन गिवन व्हाट आई एम डूइंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड नैश इक्विलिब्रियम। नाउ पर बच्चे, ये नैश इक्विलिब्रियम हमने देखा ना, ये वाले स्ट्रेटजी में नैश इक्विलिब्रियम निकला था कि बोथ द फर्म्स विल एडवर्टाइज, इक्विलिब्रियम आ गया था। बट ज़रूरी नहीं है कि हर गेम का कोई नैश इक्विलिब्रियम निकले, और ये भी हो सकता है किसी गेम में एक से ज़्यादा मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम निकल आए, ये भी हो सकता है। ये मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम वाली केस को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्ट चॉइस प्रॉब्लम है ये। प्रोडक्ट चॉइस प्रॉब्लम टेबल से मैं बताता हूँ। दो फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। दोनों ना एक ब्रेकफास्ट सीरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ब्रेकफास्ट में वो कंज्यूम करते हैं। उसके पास दो ऑप्शन है उनके पास, या तो वो क्रिस्पी प्रोड्यूस करें या स्वीट मीठा प्रोड्यूस करें। ए के पास भी दो ऑप्शन है, स्वीट और क्रिस्पी। ये मैट्रिक्स उनकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स है। अगर दोनों क्रिस्पी प्रोड्यूस करे, फर्म ए भी क्रिस्पी सीरियल प्रोड्यूस करे, बी भी क्रिस्पी प्रोड्यूस करे, तो दोनों को लॉस होते हैं। और दोनों अगर स्वीट प्रोड्यूस करे, अगेन इन दोनों को लॉस होते हैं। और अगर देखो बेटा, अगर वो अलग अलग प्रोड्यूस करें कि ए क्रिस्पी बनाए और बी स्वीट बनाए, तो उनको इतने गेन हो रहे हैं 10-10। और अगर ए वाली फर्म स्वीट बनाए और बी वाली फर्म क्रिस्पी बनाए, तो उनको 10-10। तो यहाँ पर ये देखो, ये दो नैश इक्विलिब्रियम निकल रहे हैं कि चाहे वो इस वाले के साथ जाए या इस वाले के साथ जाए, तो यहाँ पर 2 नैश इक्विलिब्रियम है, एंड दोनों नैश इक्विलिब्रियम ही स्टेबल हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि ज़रूरी नहीं है
कि एक ही नैश इक्विलिब्रियम हो, एक से ज़्यादा नैश इक्विलिब्रियम भी आ सकते हैं। एक और सिंपल सी एग्जांपल इस गेम थ्योरी में उन्होंने बताई है, बीच लोकेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है कि एक जैसे होता है ना, बीच है, बीच में ये 200 यार्ड का बीच है। यहाँ पर सन बाथर्स आते हैं नहाने के लिए, और नहाते हुए वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दो सप्लायर हैं कोल्ड ड्रिंक के जो वहाँ पर अपना कोल्ड ड्रिंक का स्टाल लगा सकते हैं, वाई और सी में। अब ये प्रॉब्लम है कि ये वाई और सी जो है ना, जो वेंडर्स हैं वो अपना स्टॉल कहाँ पर लगाएं ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम पॉसिबल उनका जो इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो। और ये है कि सारे जो लोग जहाँ पर नहाने के लिए आते हैं वो सबसे जो उसको दोनों में से जो नियरेस्ट वेंडर होगा उसके पास जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो इस बुक में ये सोल्यूशन बताया गया है कि दोनों वाई एंड सी अपने जो स्टॉल है वो बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, वाई भी यहाँ पर और सी भी यहाँ। तो बाकी सारे जो यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं इधर इधर, वो इनके पास ही आएंगे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक। तो ये है बीच लोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये जो गेम थ्योरी इतना, अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट करेंगे गेम थ्योरी का। थैंक यू सो वेरी मच।